हेलो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कंसेप्ट ऑफ डिमांड, उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। हमने देखा कि जो डिमांड है, डिमांड इज इक्विवेलेंट टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। डिमांड के लिए सिर्फ डिज़ायर होना ज़रूरी नहीं है, डिमांड के लिए विलिंगनेस भी होनी चाहिए खरीदने की, डिमांड के लिए एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी हम लोग कहेंगे कि वो डिमांड है। उसके बाद हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, जहां पे देखा कि द डिमांड मेड बाय सिंगल पर्सन इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड एंड द डिमांड मेड बाय मोर देन वन और टू और मोर देन टू कंज्यूमर्स आर कॉल्ड मार्केट डिमांड। हमने ये भी देखा कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उसका शॉर्टकट है, उसका पंच लाइन है, पॉइंट को याद रखने का DJC। DJC मतलब देखिए, डीजे अलग अलग टाइप के डीजे होते हैं, सोलापुर का, कोल्हापुर का, नासिक का। तो क्या बोल रहे हैं? DJC, डीजे को देखो। वैसे डी से जो पॉइंट है, मतलब अलग अलग टाइप के डीजे होते हैं, उसी तरीके से डिमांड भी अलग अलग टाइप का होता है। तो पहला डी है, डी से है डायरेक्ट डिमांड, फिर है इनडायरेक्ट डिमांड, उसके बाद है जॉइंट डिमांड, और सी से है कंपोजिट डिमांड, और फिर लास्ट सी से है कॉम्पिटिटिव डिमांड। बच्चे डी से है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड तो द प्रोडक्ट विच इज डिमांडेड डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स विच इज कंज्यूम्ड डायरेक्टली इज डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग क्लोथ की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, तो क्लोथ क्या हो गया? डायरेक्ट डिमांड, उस कपड़े को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। हम लोग फूड की बात करें तो फूड क्या हो गया? डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करें वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को भी हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। सो दिस ऑल आर डायरेक्ट डिमांड विच satisfied the wanted directly. So all consumer goods come in direct demand. Now next one is, second one is indirect demand. Second जो है बच्चों वो है indirect demand. अब indirect demand is also known as a derived demand. जैसे मैं बात करूं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है डिस्कस किया कि क्लोथ क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन जरा सोचिए आप कि क्या खेत से डायरेक्टली क्लोथ आया और हमने उसका यूज कर लिया? नहीं, उस पे तरह तरह के प्रोसेस हुए होंगे, इसके पीछे तरह तरह के फैक्टर्स हुए होंगे, और उस सारे के सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डिमांड। उस कपड़े को प्रोड्यूस करने के लिए किसी जगह की जरूरत हुई होगी, वो कॉटन किसी जगह पर प्रोड्यूस हुआ होगा, किसी खेत में प्रोड्यूस हुआ होगा, इसे बनाने के लिए लेबर लगे होंगे, फार्मर्स लगे होंगे, इसके लिए मशीन लगे होंगे। तो ये सारी चीजों का आप देख रहे हो, इनडायरेक्टली डिमांड कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट डिमांड। अभी हम लोग बात करते हैं फूड की, खाने की। मान के चले मैं राइस का ही एग्जाम्पल लेता हूं, तो ये जो राइस है ये डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन क्या राइस ऐसे ही हो गया? नहीं, इसके लिए तरह तरह के फैक्टर्स लगे होंगे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो फैक्टर्स होंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर भी होगा। तो इस सारे फैक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डिमांड। सो मैं बोल सकता हूं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सब क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट डिमांड। तो बच्चे डी से हो गया डायरेक्ट और आई से हो गया इनडायरेक्ट डिमांड। अब हम लोग जे से बात करने जा रहे हैं जॉइंट डिमांड।
क्या बच्चे? जॉइंट डिमांड। अब जॉइंट डिमांड क्या होता है जरा सुनिएगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं, वो टाइप है जॉइंट डिमांड। ये नेक्स्ट टाइप है बच्चों, जॉइंट डिमांड। तो जॉइंट डिमांड क्या है? तो जॉइंट डिमांड व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स डिमांडेड टू सेटिस्फाई सिंगल वांट। मतलब एक चाहत है, एक डिजायर है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है। मतलब टू और मोर देन टू प्रोडक्ट सेटिस्फाई सिंगल वांट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। बच्चे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कार और पेट्रोल। सो अगर आप कार का डिमांड कर रहे हो तो उसके साथ साथ में आपको पेट्रोल का भी डिमांड करना पड़ेगा। तो एक ऐसा हो गया जॉइंट डिमांड हो गया, इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। हम लोग बात करते हैं चाय। सिंगल वांट यह है कि चाय पीना है, तो इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको दूध की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, जिंजर की जरूरत होती है। तो आप क्या कर रहे हो? ये एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का डिमांड साथ में कर रहे हो। ऐसे डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड। तो हम लोग कार पेट्रोल का एग्जांपल जॉइंट डिमांड में हो सकता है, चाय का एग्जांपल, टी का एग्जांपल जो है जॉइंट डिमांड में आ सकता है, क्योंकि चाय एक सिंगल वांट है और इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम तरह तरह के प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं उस चाय को बनाने के लिए। यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया, टी का एग्जांपल लिया, कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लिया, कार एंड पेट्रोल। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड होती है। मतलब टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, टू और more than two products are demanded jointly। ओके, सी से हम लोग देखते हैं बच्चों। सी से है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड इज द डिमांड विच सेटिस्फाई मेनी वांट्स। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे ढेर सारे वांट्स को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी हमारे हर वांट्स को सेटिस्फाई करता है। इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबलाइट चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से फैन, इलेक्ट्रिसिटी से एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर। सो इलेक्ट्रिसिटी सेटिस्फाई मेनी वांट्स। मतलब सिंगल प्रोडक्ट सेटिस्फाई मेनी वांट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड। उसी तरीके से एक एग्जांपल मिल्क भी इसमें आ सकता है। तो मिल्क इज अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इट सेटिस्फाई मेनी वांट्स। मिल्क से हम लोग घी बना सकते हैं, मिल्क से दही बना सकते हैं, मिल्क से योगर्ट, मिल्क से हम लोग चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मिल्क इज सिंगल प्रोडक्ट सेटिस्फाई मेनी वांट्स। सो मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी विल कम इन कंपोजिट डिमांड। तो मैं यहाँ पे मिल्क ले सकता हूँ और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब सी से एक और पॉइंट है। सी से पॉइंट है कॉम्पिटिटिव डिमांड। बच्चे, कॉम्पिटिटिव डिमांड में वो प्रोडक्ट आते हैं जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के, जहाँ पे कंपटीशन होता है, जहाँ पे कंज्यूमर के पास चॉइस अवेलेबल होता है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग बात कर सके, एक क्या आएंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स आएंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स आएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जहाँ पे आपके पास चॉइस अवेलेबल है। मतलब ऐसा कि ए प्रोडक्ट नहीं तो कोई और सही। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पेप्सी
एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ पेप्सी, उसी तरीके से थम्स अप या कोका कोला, मैं यहाँ पे कोका कोला लिख सकता हूँ। सो पेप्सी एंड कोका कोला कैन बी द सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। उसी तरीके से टी एंड कॉफ़ी है ना। फिर क्या हो सकता है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, ये पेप्सी एंड कोका कोला, टी एंड कॉफ़ी। तो जिस तरीके से पेप्सी और कोका कोला एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स है, ऐसे गुड्स का डिमांड कॉम्पिटिटिव डिमांड कहलाता है। उसी तरीके से टी एंड कॉफ़ी का डिमांड भी क्या कहलाएगा, कॉम्पिटिटिव डिमांड कहलाएगा। तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड का शॉर्टकट क्या है, DJC। सो डी से हमने पढ़ा डायरेक्ट डिमांड जिसमें कंज्यूमर गुड्स की बात किए। फिर आई से पढ़ा इनडायरेक्ट डिमांड जिसे कि डिराइव डिमांड कहते हैं, इसमें हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात किए। जे से हमने देखा जॉइंट डिमांड, जहां पे सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, वैसे डिमांड को हम लोग जॉइंट डिमांड कहते हैं। सी से हमने देखा कंपोजिट डिमांड, जहां पे एक प्रोडक्ट हमारे ढेर सारे वांट को सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल हमने मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी को देखा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव डिमांड में हमने सब्सटीट्यूट गुड्स का एग्जांपल देखा, जहां पे कंज्यूमर को चॉइस अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड, ऐसे गुड्स के डिमांड को, जिसमें हमने एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला और टी एंड कॉफ़ी को देखा। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिमांड एनालिसिस का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये पढ़ने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स, कौन से वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सकता है, डिमांड कम हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज ए डिटर्मिनेंट्स। लेट्स स्टार्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मैंने जो शॉर्टकट इसका बनाया है वो शॉर्टकट है जिसको कि मैं पंच लाइन कहता हूं, वो है पिन और यहाँ पे है स्टील। पिन एक प्रोडक्ट है और यहाँ पे स्टील भी एक प्रोडक्ट है। स्टील वैसे तो STEEL होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टील का स्पेलिंग लिखा है STEAL। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट है, एक पिन है और दूसरा क्या है, स्टील। आपको ये मान के चलना है स्टील है। तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि पिन और स्टील के कौन से डिटर्मिनेंट्स है, कौन से फैक्टर्स है जो पिन और स्टील के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो हमने पंचलाइन लिखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पिन एंड स्टील। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं पिन और स्टील के डिमांड को। तो यस पहला पॉइंट है। देखिए पी से वैसे तो 3 पॉइंट है, लेकिन हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं प्राइस। तो बच्चे प्राइस और डिमांड में आप जानते ही हो कि इन्वर्स रिलेशन है, कि प्राइस जब बढ़ता है डिमांड कम होता है, या प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ता है। सो यस, तो प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम जानते हैं कि इफ प्राइस इंक्रीजेज, अगर प्राइस इंक्रीज होता है देन डिमांड फॉल्स। डिमांड फॉल्स मीन्स डिक्रीजेज। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो यस, प्राइस तो अफेक्ट कर रहा है डिमांड को। होता ही है ना कि हम लोग मान के चलिए कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए और वो प्रोडक्ट हमें लगा कि सस्ता है, तो 1 kg के जगह पे हम लोग 2 kg ले लेते हैं। जैसे ही पता चलता है यार वो तो बहुत महंगा है, तो 1 kg के जगह पे हम लोग ½ kg भी ले लेते हैं। तो देख रहे हो प्राइस की वजह से हमारी डिमांड कम ज़्यादा होते हैं, तो प्राइस अफेक्ट्स डिमांड। उसी तरीके से अब सेकेंड पी से जो पॉइंट है वो है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सिंपल सी बात है, मेरे पास चॉइस अवेलेबल हैं, या कह सकते हैं कंज्यूमर के पास ढेर सारे चॉइस अवेलेबल है। क्या होगा भाई, जो सस्ता मिलेगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा। मैं बात करता हूँ चाय और कॉफ़ी की।
कॉफ़ी महंगा है इसलिए लोग चाय ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर ऐसा हो जाए, चाय का प्राइस बढ़ जाए, तो उस चाय के प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ पे डिमांड किसका बढ़ेगा? कॉफ़ी का। मतलब उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, चॉइस वाले गुड्स है, वहाँ पे उसके प्राइस में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन डिमांड जो है उसका जो ऑप्शन सब्स्टिट्यूट गुड्स है वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी में। कोका कोला पेप्सी की बात करें कि अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, डिमांड किसका बढ़ेगा? पेप्सी का, क्योंकि कोका कोला के कंपैरिजन में पेप्सी का प्राइस कम है। सो यस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल कोका कोला, पेप्सी, फिर चाय और कॉफ़ी का लिया। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पी से पॉइंट, क्योंकि पी से 3 पॉइंट है। तीसरा जो पी से पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल की बात करें, अगेन टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया, टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया। फिर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोक और पेप्सी का लिया, कोक एंड पेप्सी। यस, अगर इनके प्राइस में कोई चेंजेस हुआ तो सिंपल सी बात है, डिमांड में चेंजेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है पी, वो है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ बच्चों, सो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपके बुक में काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को लेकर के। वो एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल का। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है क्या है? कार एंड पेट्रोल। सो कार एंड पेट्रोल डिमांडेड डायरेक्टली और जॉइंटली। कार एंड पेट्रोल इज द प्रोडक्ट विच डिमांडेड जॉइंटली। तो ऐसे गुड्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। भाई अगर मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, गैस का प्राइस बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, लोग सोचेंगे कार ले कि नहीं ले। भाई कार किससे चलने वाला है? कार तो पेट्रोल और डीजल से ही चलेगा, हवा से तो चलेगा नहीं, पानी से तो चलेगा नहीं। तो प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोल का और डिमांड कम हो रहा है कार का। उसी तरीके से अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तो सिंपल सी बात है, कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि भाई अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में अगर कोई चेंजेस देखने को मिला तो डिमांड पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड। नेक्स्ट आई से पॉइंट है बच्चों, आई से है इनकम। आई से जो पॉइंट है वो है इनकम। इनकम मैं आपको बता दूं बच्चों, इनकम ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। इनकम भी एक डिटर्मिनेंट है, ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड कम या ज़्यादा हो सकता है। एक है अमीर आदमी जिसके पास काफ़ी ज़्यादा इनकम है, तो क्या होगा? आप उनके घर में जाओगे तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब इनकम ज़्यादा होने की वजह से वो तरह तरह के प्रोडक्ट का डिमांड किया। एक है गरीब आदमी जिसका इनकम बहुत कम है, तो ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड नहीं कर सकता। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि इफ इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, इफ इनकम डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। इट मीन्स दैट इनकम अफेक्ट्स डिमांड। सो इनकम इज ऑल्सो द फैक्टर which is responsible for the demand to rise or to fall. नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चे वो है नेचर ऑफ गुड्स। आखिर वो गुड्स है कैसा, वो प्रोडक्ट कैसा है? क्या नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो ये क्या हो गया? नेसेसिटी गुड्स में आ गए। तो भाई सिंपल सी बात है, कितना भी प्राइस रहने दो डिमांड तो होगा ही। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी गुड्स हो गया है। तो गुड्स कैसा है? नेसेसिटी है कि चल जाएगा। मान के चलिए टीवी अभी महंगा है, तो क्या सोच सकते हैं, चलो भाई 6 महीने के बाद ले लेंगे टीवी। लेकिन क्या लाइफ सेविंग ड्रग्स या मेडिसिन के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं।
भाई आपको लेना ही पड़ेगा। तो नेचर ऑफ गुड्स ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। आखिर वो प्रोडक्ट है कैसा? क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, या नहीं भी होगा तो भी चलेगा? सो यस माय डियर, नेचर ऑफ गुड्स ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो पॉइंट है एस से। बच्चों, आपको नहीं लगता कि साइज ऑफ पॉपुलेशन जो कि पॉइंट एस से है वो भी डिमांड को अफेक्ट करेगा? अरे भाई, मान लीजिए जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे लोग ही नहीं हैं वहाँ पे डिमांड कैसे? तो इफ़ पॉपुलेशन इज मोर, डिमांड विल बी मोर। इफ पॉपुलेशन इज लेस, डिमांड विल बी लेस। सो यस माय डियर, पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। एक ऐसा शहर मुंबई जहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट का डिमांड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। एक ऐसा गांव जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, वो क्या करेंगे? डिमांड, वहां पे डिमांड बहुत कम होंगे, जबकि मुंबई जैसे शहर में रहने वाले लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और उस गांव में पॉपुलेशन कम है। तो सिंपल सी बात है, व्हेन पॉपुलेशन राइजेस, डिमांड राइजेस, व्हेन पॉपुलेशन फॉल्स, डिमांड फॉल्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, टी। ओके बच्चों, तो टी से अपना जो पॉइंट है वो है टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। लोगों के टेस्ट चेंज होते रहते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होते रहता है। मान लीजिए आप पानी पूरी खाने के लिए गए, आपने एक प्लेट का डिमांड किया और वो पानी पूरी इतना टेस्टी लगा आपको कि आपने क्या कह दिया, भाई एक प्लेट और दे देना। क्या हुआ यहाँ पे? उस टेस्ट ने डिमांड को अफेक्ट किया ना, उस टेस्ट की वजह से आपका डिमांड बढ़ गया। मान लीजिए वही जगह पे जो आप पानी पूरी कंज्यूम कर रहे हो, वो पानी पूरी टेस्टी नहीं लगा, तो जहां पे आपको एक प्लेट खाना था आप बोलोगे भैया बस कर दो, आप नहीं खाओगे, आधा प्लेट में ही बस कर दोगे। तो क्या हुआ? टेस्ट डिमांड को अफेक्ट किया। उसी तरीके से बच्चों, हैबिट्स ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। आप जानते ही हो कि हमारी आदतें एक जैसी नहीं रहती, बचपन में कुछ और, बड़े हो गए तो कुछ और आदत लग जाती है। अब हैबिट यहां पे बात करें, जैसे बहुत से ऐसे यंग जनरेशन होते हैं जिसको अल्कोहल कंज्यूम करने की, स्मोकिंग करने की हैबिट हो जाती है। तो सही बात है, उसकी वो हैबिट है जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आदत भी तो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है ना। फैशन, आज देखिए नए नए फैशनेबल प्रोडक्ट आते हैं, तो जो ट्रेंड में चलता है, जो फैशन में चलता है, लोग उस प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। तो फैशन ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। अब पुराना मॉडल का कपड़ा थोड़ी ना आज लोग पहनेंगे, नए नए फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। अब थोड़ी ना वो पुरानी साइकिल लोग यूज करेंगे, नहीं, फैशनेबल साइकिल यूज करना है। तो फैशन ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड माय डियर। तो टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन अफेक्ट्स डिमांड। अगर ये सारी चीजें फेवरेबल होंगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें, टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, अनफेवरेबल होगा, सही नहीं होगा, तो डिमांड कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसे एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। कंज्यूमर का ये बिहेवियर है, कंज्यूमर फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसने ये सोचा कि भाई फ्यूचर में टीवी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो क्या करेगा पता है? आज वो टीवी का प्राइस भले ही ज़्यादा हो फिर भी वो खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है, उसे पता है कि टीवी का प्राइस आगे और बढ़ने वाला है। अब वो आगे का कौन जानता है, लेकिन उसने क्या किया? ऐसा एक्सपेक्ट किया। कुछ लोग ऐसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पोटैटो का प्राइस, मान लीजिए पोटैटो है, पोटैटो का प्राइस नेक्स्ट वीक कम होने वाला है, ऐसा वो एक्सपेक्ट किए। तो पता आज भले ही वो पोटैटो का प्राइस कम होगा फिर भी वो नहीं खरीदेंगे, वो वेट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि ये एक्सपेक्टेशन है, अंदाजा है, अब क्या होगा कोई जानता नहीं, लेकिन डिमांड पे तो फर्क पड़ रहा है ना। जब हम ऐसा सोचते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या वो प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में कम होगा, तो हमारे डिमांड क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन, अंदाजा अबाउट फ्यूचर प्राइसेस ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। तो ये भी क्या है, एक हमारा डिटर्मिनेंट्स है, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ए से है एडवर्टाइजमेंट। ध्यान देना बच्चों, ए से एडवर्टाइजमेंट। अगर आज के सिनेरियो की बात करें, एडवर्टाइजमेंट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिमांड। जो हम लोग ऐड देखे रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। एडवर्टाइजमेंट आया है, जब 5 रुपए में ए दे तो ओ क्यों ले, ए क्यों ना ले, फेना ही लेना। क्यों? क्योंकि हमने ऐड देखा है ना। तो यस, अगर एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हो तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है, गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है। सो यस, एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट्स डिमांड, एडवर्टाइजमेंट कैन बी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेवल ऑफ टैक्सेशन। लेवल ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए और उस प्रोडक्ट का जीएसटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। आप सोच में पड़ जाओगे। आप मोबाइल ही लेने के लिए गए, आपने देखा कि जीएसटी इतना ज़्यादा हो गया है कि जो मैं मोबाइल चाहता हूँ, जिस मॉडल का मोबाइल चाहता हूँ, काफ़ी महंगा आ रहा है। तो आप क्या करते हो, आप वो प्रोडक्ट नहीं लेते, आप वो मोबाइल नहीं लेते। आप होटल में खाना खाने गए, शुरुआत में जब जीएसटी आया तो 18% जीएसटी था होटल के खाने का। तो आप क्या करोगे, भाई कौन जीएसटी भरता बैठेगा, आप क्या करोगे, बाहर खा लोगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, टैक्सेशन की वजह से वो प्रोडक्ट या वो सर्विस महंगी हो जा रही है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, वो प्रोडक्ट का डिमांड कम कर दे रहे हो। तो टैक्सेशन का लेवल क्या है, क्या वो टैक्स रेट ज़्यादा है? अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, आपका डिमांड कम होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। अगर वो टैक्स रेट काफ़ी कम है तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगा। सो लेवल ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। और भी अदर फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी चेंज होगा, डिमांड चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, डिमांड चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होते रहती है, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड भी चेंज होते रहता है। हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशन, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, उस टाइम पे डिमांड अलग अलग होते हैं। तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। सो दिस वाज अदर फैक्टर्स, ये अदर फैक्टर्स के पॉइंट थे। तो बच्चों इस तरीके से हमने कंप्लीट किया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो बच्चों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।